हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां लद्दाख पर फिर बिगड़ी चीन की नीयत। बंकर के साथ एलएसी पर बॉर्डर रेजिमेंट को कर दिया तैनात। जी हां दोस्तों, ये ड्रैगन आखिर कब बाज आएगा। एलएसी पर बना डाले हेलीपैड, एयरपोर्ट, पुल। जी हां, और बिछा डाला सड़कों का जाल। एक से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों एलएसी पर चीन के इस दुस्साहस को लेकर। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां नवाज शरीफ का छल का दर्द, कहा काश पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ होता बांग्लादेश। जी हां, साथ ही साथ बताएंगे जहां सियाचिन में देश के पहले अग्निवीर की शहादत, सेना ने दी इमोशनल विदाई। साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे जहां पर राजस्थान के रण में कूदे ओवैसी ने वोटर से पूछा बड़ा सवाल, कहा राहुल गांधी और गहलोत के वोटर पीएम मोदी को हीरो मानते हैं। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बनेगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतर सेना है तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां लद्दाख पर फिर बिगड़ी चीन की नीयत। बंकर के साथ एलएसी पर बॉर्डर रेजिमेंट तैनात। जी हां, आखिर ये ड्रैगन कब बाज आएगा, कब इसको अकल आएगी। एलएसी पर फिर बना डाले हेलीपैड, एयरपोर्ट, पुल और बिछा डाला सड़कों का जाल। बता दें, लद्दाख की गलवान घाटी में भारत से हिंसक झड़प के ठीक बाद चीन ने वहां भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। साथ ही साथ बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। पेंटागन की एक रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने यूएस कांग्रेस के सामने जो वार्षिक रिपोर्ट पेश किया है उसमें कहा गया है कि साल 2022 में चीन ने एलएसी पर भारी संख्या में फौज की तैनाती की और 2023 में भी लगभग यही स्थिति रहने की आशंका है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने एलएसी पर के पश्चिमी सेक्टर में एक बॉर्डर रेजिमेंट की तैनाती की है। इसकी मदद के लिए जिनजियांग और तिब्बत मिलिट्री डिवीजन की 2 टुकड़ी भी तैनात की गई है। इसके अलावा 4 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड यानी सीएबी भी रिजर्व में है। इसी तरह पूर्वी सेक्टर में भी कम से कम 3 हल्की और मध्यम रेंज की कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड की तैनाती की है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक चीन की एक बॉर्डर रेजिमेंट में कम से कम 4500 जवान शामिल है। इसके साथ साथ वो रेजिमेंट खतरनाक तोप, हेलीकॉप्टर, गश्ती के लिए विशेष वाहन, भारी संख्या में गोला बारूद से लैस होती है। उसके साथ साथ इस रेजिमेंट को हर मौसम में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए माहिर माना जाता है। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में गलवान घाटी में झड़प के बाद चीन ने यहां अपनी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स को तैनात कर दिया है। ये फोर्स तिब्बत मिलिट्री रीजन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने डोकलाम के पास नई सड़कों के साथ साथ बंकर भी बना दिया है, तो वहीं पेंगोंग झील पर एक दूसरा पुल भी तैयार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि चीन की हरकतों से पूरी तरह से वाकिफ भारत एलएसी पर अपनी तैयारियों को और मजबूत कर रहा है। भारतीय सेना एलएसी पर अपनी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दे रही है। सेना की ओर से 6 तेज गश्ती वाले नौकाएं, 8 लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट और 118 एकीकृत निगरानी प्रणाली खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तेज गश्ती नौकाओं को मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील आदि में निगरानी के लिए खरीदा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आखिर इस ड्रैगन को अकल कब आएगी, हरकत से कब बाज आएगा चाइना। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि जैसे को तैसा वाला जवाब मिलना चाहिए चीन को और भारत को भी और ज्यादा पूरी तैयारी करनी चाहिए, बराबरी की तैयारी करनी चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पर काश पाकिस्तान से अलग ना हुआ होता बांग्लादेश। जी हां, नवाज शरीफ का ये कहते हुए छल का दर्द। बता दे, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ब्रिटेन में 4 साल के आत्म निर्वासन के बाद पहली बार लाहौर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान नवाज शरीफ के भाषण में बांग्लादेश के अलग होने का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि अगर आज पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग नहीं हुआ तो हम बेहद मजबूत स्थिति में होते। अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि आज बांग्लादेश तरक्की के मामले में पाकिस्तान से भी आगे निकल चुका है। नवाज ने आगे कहा कि अगर पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से अलग नहीं हुआ होता तो भारत से होकर गुजरने वाला एक आर्थिक गलियारा होता। हम पाकिस्तान के विकास के लिए पड़ोसी और दुनिया के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने आगे आवाम से कहा कि मैं आज आपको यहाँ जगाने आया हूँ। मेरी ये आरजू है कि मैं एक बदला हुआ पाकिस्तान देखूं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कश्मीर राग अलापते हुए कहा कि हमें कश्मीर के हल के लिए भी आगे बढ़ना होगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानियों का हमेशा से यही रहा है, खुद तो आगे बढ़ना नहीं होता और पाकिस्तानी और पाकिस्तान की आवाम बस इन्हीं ख्वाबों में खोई रहती है और पिछली बातों को ब्लेम करती रहती है और बताने की कोशिश करती है
पाकिस्तानी जनता का मूर्ख बनाने की कोशिश करती है कि वो उस कारण से आगे आज नहीं बढ़ पाई। लेकिन दोस्तों अगर बांग्लादेश को एक तरीके से देखें तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होने के बाद भी अपना वो मुकाम हासिल कर लिया जो आज पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन पाकिस्तान को यही लगता है कि बांग्लादेश आज उसके साथ होता तो पाकिस्तान आज भारत से आगे निकल चुका होता। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रियलिटी शायद पाकिस्तान को नहीं पता कि अगर बांग्लादेश आज अलग ना हुआ होता पाकिस्तान से तो आज बांग्लादेश के भी कर्म फूटे हुए होते। जी हाँ दोस्तों, मानते हैं कि नहीं आप लोग इस बात को कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग ना हुआ होता तो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मिलकर रो रहे होते। वाकई में दोस्तों मानते नहीं? बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां लेबनान के लिए साबित होगा विनाशकारी। जी हां, जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की बहुत बड़ी चेतावनी। जी हां, हमास के खिलाफ जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के आतंकवादी ग्रुप हिजबुल्लाह को कड़ी चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर वो इजरायल के साथ युद्ध करता है तो लेबनान के लिए विनाशकारी साबित होगा। हम उस पर इतनी ताकत से हमला करेंगे कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम अभी तक ये नहीं कह सकते कि हिजबुल्लाह पूरी तरह से युद्ध में प्रवेश करने का फैसला करेगा या नहीं। नेतन्याहू ने शनिवार को देश की उत्तरी सीमा पर सैनिकों से मुलाकात करते हुए कहा कि गाजा युद्ध इजरायल के लिए करो या मरो जैसा है। अगर जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री होती है ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। इजरायल उस पर इतनी ताकत से हमला करेगा कि उसके लिए विनाशकारी साबित होगा। जी हाँ, इजरायल ने दावा किया है कि लेबनान की ओर से फिर से एंटी टैंक मिसाइलें दागी गई थी। इसके साथ साथ उसने एक ड्रोन को भी मार गिराया है। इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह एक बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है और लेबनान को एक ऐसे युद्ध में घसीट रहा है जिससे उसे खोने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि गाजा में 31 मस्जिदों को तबाह कर चुका है इजरायल। फलस्तीन ने किया सबसे बड़ा दावा। बता दें 7 अक्टूबर से गाजा पट्टी में नष्ट की गई मस्जिदों की संख्या बढ़कर 31 हो चुकी है। फलस्तीनी मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में इजरायली हमलों में 5 और मस्जिदों को नष्ट करने के बाद संख्या 26 से बढ़कर 31 हो गई है। उनका कहना है कि इन पूरे सभी मस्जिदों पर हमले हमास ने नहीं बल्कि इजराइल ने किया है। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें फ्रांस ने एक खुफिया रिपोर्ट जारी की है जिसमें खुली पोल फलस्तीनी रॉकेट से हुआ गाजा अस्पताल पर हमला। जी हाँ दोस्तों, अब अस्पताल को लेकर भी नया पोल खुला है। फ्रांस की सेना की खुफिया रिपोर्ट के आकलन से संकेत मिलता है कि गाजा शहर के अल अहली अस्पताल में भीषण विस्फोट का सबसे संभावित कारण एक फलस्तीनी रॉकेट था जो लगभग 5 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा रहा था और संभवतः नाकाम हो गया था। फ्रांस की सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। खुफिया अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि फलस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के शस्त्रागार में मौजूद कई रॉकेटों में लगभग इतने ही वजन के विस्फोटक होते हैं जिनमें एक ईरान निर्मित रॉकेट और दूसरा फलस्तीन निर्मित रॉकेट शामिल है। अधिकारी ने कहा कि उनकी किसी भी खुफिया जानकारी ने इस घटना में इजरायली हमले की ओर इशारा नहीं किया। अधिकारी ने कहा कि यह विश्लेषण गोपनीय जानकारी, उपग्रह तस्वीरों, अन्य देशों द्वारा साझा की गई खुफिया सूचना तथा ओपन सोर्स जानकारी पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि फ्रांस की इस रिपोर्ट में क्लियर कहा गया है कि अस्पताल पर हमला फलस्तीन ने किया है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां बड़ी खबर, सियाचिन में देश के पहले अग्निवीर की शहादत, सेना ने दी इमोशनल विदाई। बता दें लद्दाख के सियाचिन में भारतीय सेना के अग्निवीर जवान गावते अक्षय लक्ष्मण की शहादत हुई है। वो लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पहले अग्निवीर जवान हैं। लक्ष्मण भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स का हिस्सा थे। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लक्ष्मण को श्रद्धांजलि दी गई। बलिदानी जवान की तस्वीर शेयर कर लिखा, बर्फ में खामोश है, जब बिगुल बजेगा तो वे उठेंगे और फिर से मार्च करेंगे। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के सभी रैंक सियाचिन की कठिन ऊंचाइयों पर ड्यूटी के दौरान अग्निवीर यानी ऑपरेटर गावते अक्षय लक्ष्मण के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। साथ ही शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी ट्वीट करके जानकारी दी। सेना ने बताया है कि उन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के ग्लेशियर में तैनात किया गया था। सेना के सूत्रों ने कहा है कि बलिदानी जवान के पार्थिव शरीर को उनके घर भेज दिया जाएगा। जी हाँ, या यूं कह ले भेज चुके होंगे। सेना के सूत्रों ने बताया है कि अक्षय लक्ष्मण मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी थे। जी हाँ दोस्तों, वैसे में आप लोग भी अक्षय को श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से और उसके परिवार को प्रति गहरी संवेदना व्यक्त जरूर करिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत की तरह बनो। जी हाँ, सऊदी अरब के प्रिंस ने इजरायल को दे डाली बड़ी नसीहत, साथ ही साथ हमास पर भी दे दिया बड़ा बयान। बता दे गाजा में चल रहा युद्ध भयावह होता जा रहा है। इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि वो गाजा में हमले को और तेज करेगा। हमास को पूरी तरह से खत्म करने के उद्देश्य से इजरायली सेना गाजा में अभी तक 100 से अधिक ठिकानों को बर्बाद कर चुकी है। इसी बीच सऊदी अरब के एक राजकुमार तुर्की बिन फैसल अल सऊद
का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जंग के लिए हमास और इजराइल दोनों की आलोचना की। सऊदी अरब में 24 वर्षों तक खुफिया विभाग की कमान संभालने वाले फैसल ने कहा है कि इस संघर्ष में कोई नायक नहीं है, केवल पीड़ित हैं। इसका एक ही हल है, नागरिक विद्रोह। फैसल ने भारत का भी उल्लेख किया, कहा कि नागरिक विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश और पूर्वी यूरोप में सोवियत साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था। जी हां, संबोधन का वायरल वीडियो 78 वर्षीय सऊदी प्रिंस तुर्की बिन फैसल का ये कहते हुए शुरू होता है कि कब्जे वाले सभी लोगों को अपने कब्जे का विरोध करने का अधिकार है। साथ ही साथ भारत का उल्लेख करते हुए सऊदी प्रिंस ने कहा कि इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य और पूर्वी यूरोप में सोवियत साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था। यानी कि भारत का एग्जाम्पल देकर के क्लियर तरीके से इजराइल को नसीहत दी गई है कि भारत की तरह बने इजराइल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वाकई में ये भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि चलो पूरी दुनिया को एटलीस्ट ये पता तो है कि भारत ने कितना बलिदान दिया और भारत ने हमेशा धैर्य रख करके हर चीज को हासिल किया है, जबकि भारत सबसे ज्यादा पीड़ित था एक समय में। ऐसे में दोस्तों आप भी कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना मत भूलिएगा और थैंक यू सऊदी प्रिंस जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां कनाडाई प्रधानमंत्री के खिलाफ टोरंटो की मस्जिद में लगाए गए नारे, कहा ट्रूडो शर्म करो, जनसंहार बंद करो। जी हाँ, भारत कनाडा विवाद के बाद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। शुक्रवार को ट्रूडो कनाडा की राजधानी टोरंटो के एक मस्जिद में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनके खिलाफ नारे लगाए गए। दरअसल ट्रूडो टोरंटो के इंटरनेशनल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस पहुंचे थे। यहाँ उन्हें लोगों की भीड़ ने इजराइल हमास युद्ध को शांत कराने के लिए आलोचकों का सामना करना पड़ा। द टोरंटो सन की खबर के मुताबिक मस्जिद में ट्रूडो के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि ट्रूडो शर्म करो। द टोरंटो सन ने कनाडाई प्रधानमंत्री प्रवक्ता मोहम्मद हुसैन के हवाले से बताया है कि इजराइल हमास युद्ध के बीच व्यापक हिंसक घटनाओं को देखते हुए ट्रूडो मुस्लिम समुदाय के लोगों को समर्थन देने के लिए मस्जिद गए थे। ट्रूडो जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले, एक महिला उनके सामने तख्ती लिए खड़ी दिखी जिस पर लिखा था जनसंहार बंद करो। द सन लिखता है कि मस्जिद के सामने महिला ने ट्रूडो से पूछा कि सीज फायर के लिए आपको कितने फलस्तीनी बच्चे की मौत चाहिए, आपको और कितनी लाशें चाहिए। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में युद्ध विराम कराने के लिए एक भूमिका निभाने की मांग जोर पकड़ रही है। हाल ही में कनाडा के 33 सांसदों ने ट्रूडो को एक चिट्ठी लिखकर युद्ध विराम कराने की गुजारिश की है। चिट्ठी में लोगों की मदद के लिए मानवीय गलियारे की मांग की गई है। साथ ही साथ दोस्तों इतना नहीं, आपको बता दें विपक्षी नेता ने बताया जोकर और कमजोर। जी हाँ, भारत कनाडा राजनयिक विवाद पर फिर एक बार घिरे ट्रूडो। जोकर और कमजोर से किया गया इनको संबोधित बता दें। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलिवरे ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को संभालने के तरीके को लेकर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की आलोचना की, उनको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि ट्रूडो को भारत में हंसी का पात्र माना जाता है। पोइलिवरे ने नेपाली मीडिया आउटलेट नमस्ते रेडियो टोरंटो के साथ एक साक्षात्कार में ये टिप्पणी की। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में जस्टिन ट्रूडो को हंसी का पात्र माना जाता है। दोस्तों पोइलिवरे ने कहा कि कनाडा को भारत सरकार के साथ पेशेवर रिश्ते की आवश्यकता है और अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो इसे बहाल करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत पृथ्वी पर सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारी असहमति और एक दूसरे को जवाबदेह ठहराना ठीक है, लेकिन हमें पेशेवर संबंध रखना होगा। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ने कनाडा के विदेशी संबंधों के बारे में बात करते हुए यह भी कहा कि यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रूडो के साथ डोरमैट की तरह व्यवहार किया है और उन्हें कपड़े की गुड़िया की तरह पीटा है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर कनाडा से जुड़ी खबर। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कनाडा में वीजा सेवा फिर एक बार शुरू करेंगे, लेकिन पूरी बात आपको बता दें विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा कि भारत के पास ये दिखाने के लिए बहुत सारे सबूत हैं कि देश आज 1, 2 या 5 दशक पहले की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि समाधानों का प्रत्येक सेट समस्याओं की एक नई पीढ़ी को जन्म देता है। विदेश मंत्री के अनुसार हम लगातार विश्लेषण करते हैं, बहस करते हैं और कभी कभी परेशान भी होते हैं। नौकरशाही और राजनीति के बारे में जयशंकर जी ने कहा उनके व्यवसाय में वास्तव में अच्छे लोग भी कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने भारत और कनाडा के रिश्तों की तलखी पर टिप्पणी की। कनाडा की वीजा सेवाओं पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा कि अभी संबंध एक कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो समस्याएं हैं वे कनाडाई राजनीति के एक निश्चित खंड और उससे उत्पन्न होने वाली नीतियों के साथ हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी लोगों की सबसे बड़ी चिंता वीजा को लेकर है। कुछ हफ्ते पहले हमने कनाडा में वीजा जारी करना बंद कर दिया था क्योंकि हमारे राजनयिकों के लिए वीजा जारी करने के लिए काम पर जाना अब सुरक्षित नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फिलहाल कनाडा में कई तरीकों से राजनयिकों की सुरक्षा को चुनौती दी गई है। हमारे लोग सुरक्षित नहीं है, हमारे राजनयिक सुरक्षित नहीं है, लेकिन इसीलिए अगर हम वहाँ प्रगति देखते हैं तो वे चाहेंगे कि वीजा की सेवाएं फिर से शुरू करना बहुत पसंद होगा। मेरी आशा है कि वो कुछ ऐसा होगा, वो भी बहुत जल्द
होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां भारत ने फलस्तीन भेज दी है राहत सामग्री। जी हां, फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की मानवीय सहायता मिस्र पहुंच चुकी है। मिस्र में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने फलस्तीन को आगे भेजने के लिए मिस्र के रेड क्रिसेंट को राहत सामग्री सौंपी है। विदेश मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, इजराइल में मारे गए 4 नेपाली छात्रों के शव काठमांडू पहुंच गए। इजराइल में हमास के हमले में मारे गए 4 नेपाली छात्रों के शव काठमांडू वापस लाए गए हैं। चारों छात्रों के शव हाल ही में उनकी पहचान और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इजरायली सरकार द्वारा तेल अवीव में नेपाल के दूतावास को सौंप दिए गए थे। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें जहां इजराइल के गाजा पर हमले से भारत में पढ़ रहे फलस्तीनी छात्र हुए परेशान, कह रहे हैं कि खाने के भी पैसे नहीं बचे। जी हाँ दोस्तों, इस युद्ध में मारे गए लोगों की तस्वीरें से पूरी दुनिया दुखी है, लेकिन भारत में रह रहे कुछ युवा इन तस्वीरों को देखकर बेहद परेशान हैं और उन्हें बार बार पैनिक अटैक आ रहे हैं। दरअसल ये है भारत में पढ़ रहे फलस्तीनी छात्र। ये फलस्तीनी छात्र लगातार गाजा पट्टी में रह रहे अपने प्रियजनों के लिए परेशान और फिक्रमंद है। ये छात्र अपनी पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। भारत में पढ़ाई कर रहे एक फलस्तीनी छात्र ने बताया कि मौजूदा संकट के चलते उसका अपने प्रियजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालात ये हैं कि उसके पास पैसों की कमी हो गई है और इसके चलते उसे अपने खाने की मात्रा और गुणवत्ता में कमी करनी पड़ रही है। अब वो 3 के बजाय दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना खा रहा है। छात्र ने बताया कि वो ना कुछ लिख पा रहा है और ना ही पढ़ पा रहा है। उसे बस अपने परिजनों की चिंता सता रही है। जी हाँ दोस्तों, स्थिति वाकई में बड़ा ही कठोर होता जा रहा है। चलते एक और खबर की तरफ जहां नवाज शरीफ का बड़ा दावा, कहा बिल क्लिंटन ने परमाणु परीक्षण नहीं करने पर $5 अरब देने का दिया था ऑफर। जी हाँ, पाकिस्तान लौटने के कुछ घंटे बाद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बात की और बताया कि कैसे उन्होंने 1998 में परमाणु परीक्षण कर भारत के परमाणु विस्फोट का करारा जवाब दिया था, वो भी तब जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए $5 अरब देने की पेशकश की थी। नवाज शरीफ ब्रिटेन में 4 साल के स्वह निर्वासन को समाप्त कर दुबई में होते हुए विशेष विमान से स्वदेश लौटे ताकि वो अपनी पार्टी का नेतृत्व कर सके। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें जहां साउथ चाइना सी में चीन की बड़ी दादागिरी, फिलीपीन के जहाज को मार दी टक्कर, तमाया अमेरिका। क्या बोला आपको बता दें, साउथ चाइना सी पर कब्जा जमाने की कोशिश में चीन की एक बार फिर से दादागिरी सामने आई है। फिलीपीन के अधिकारियों ने कहा है कि एक चीनी तटरक्षक बल के एक जहाज और उसके एक मिलिशिया पोत ने रविवार को दक्षिण चीन सागर में एक विवादित तट पर उनके तटरक्षक जहाज और सेना की ओर से संचालित एक आपूर्ति नौका को 2 अलग अलग घटनाओं में टक्कर मार दी। फिलीपीन ने चीन के इस कृत्य को खतरनाक, गैर जिम्मेदाराना और अवैध बताया है। अधिकारियों ने सेकंड थॉमस तट पर हुई इन घटनाओं में हताहत हुए लोगों और नुकसान की जानकारी नहीं दी। फिलीपीन के लंबे समय से संधि सहयोगी इस मामले में अमेरिका भी तमतमा गया है और इन घटनाओं की निंदा की है। वहीं फिलीपीन सरकार ने भी निंदा करते हुए इसे मनीला की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। चीनी तटरक्षक ने कहा कि फिलीपीन के जहाजों ने बार बार रेडियो चेतावनियों के बावजूद बिना अनुमति के चीनी जल क्षेत्र में प्रवेश किया, जिससे उसके जहाजों को उन्हें रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां राहुल गांधी और गहलोत के वोटर पीएम मोदी को हीरो मानते हैं। राजस्थान के रण में कूदे ओवैसी ने वोटर से पूछा ये बड़ा सवाल, बता दें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM राजस्थान के रण में कूद गई है। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवार उतारे गए हैं। इसके साथ ही कई और नामों की भी घोषणा की जाएगी। पार्टी ने जयपुर की हवा महल सीट से जमील खान, भरतपुर की कामा सीट से इमरान नवाब, सीकर की फतेहपुर से जावेद अली खान को मैदान में उतारा है। ओवैसी पर लगातार कांग्रेस और बीजेपी की विरोधी पार्टियों के वोट काटने का आरोप लगते रहे हैं। जयपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने न केवल इन आरोपों को जवाब दिया बल्कि वोटर से बड़ा सवाल भी पूछ लिया। ओवैसी ने एक जनसभा में कहा कि अगर आपका लक्ष्य पीएम मोदी को हराना है तो मेरा भी लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी फिर कभी प्रधानमंत्री ना बने। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी बीजेपी को वोट दिया है तो आप इससे इनकार करेंगे, तो फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी सफल कैसे होती है। इस पर समर्थकों में से एक ने कहा कि बीजेपी बेईमान से कामयाब हो जाती है। इसके जवाब में ओवैसी ने कहा कि बेईमानी से कामयाब हो जाती है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन आप तो उन्हें वोट नहीं देते, फिर कैसे कामयाब होती है। जब हमें इस बारे में मालूम हुआ तो पता चला कि जो राहुल गांधी और अशोक गहलोत का वोटर है वो भी मोदी को अपना हीरो मानता है और बीजेपी को वोट देता है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर की बात करें जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी जी को लिखा पत्र, नौकरशाही के राजनीतिकरण को लेकर जताई चिंता। बता दें कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि अधिकारियों को
सरकार की पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियां का प्रचार करने का हालिया आदेश नौकरशाही का राजनीतिकरण है और उन्होंने इसे वापस लेने की मांग की। अपने पत्र में खड़गे ने 18 अक्टूबर को जारी सरकारी आदेश पर आपत्ति जताई और दावा किया कि आदेश में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे उच्च रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को देश के सभी 765 जिलों में रथ प्रभारी के रूप में तैनात किया जाना है, जो भारत सरकार की पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों का प्रचार करेगा। अब ऐसे में दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे के हमले पर बीजेपी का बड़ा पलटवार। जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस को गरीबों और लोक सेवकों से परेशानी हो रही है। जी हाँ, जिस प्रकार से खड़गे ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, तो इन आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को देश के गरीबों की सेवा करने वाले अधिकारियों और लोक सेवकों से परेशानी है। पार्टी देश की जनता की गरीबी दूर होते नहीं देख सकती। नड्डा ने खड़गे के बयान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस और खड़गे को आड़े हाथों लिया। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर कांग्रेस सपा की रार अखिलेश मध्य प्रदेश में उतार सकते हैं 50 प्रत्याशी, लेकिन इन 3 वजहों से बनते बनते बिगड़ गई बात। बता दें, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा अलग अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बनने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये दोनों पार्टियां वोटों का बंटवारा रोकने के लिए चुनावी समझौता कर सकती हैं। चुनावी समझौता तो नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों पार्टियों के बीच तलखी इतनी बढ़ गई कि राहुल गांधी को अखिलेश यादव को फोन करना पड़ गया। सूत्रों के अनुसार राहुल और अखिलेश की बात के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए है, ना कि राज्यों के चुनाव के लिए। लेकिन दोनों पार्टियों के नेताओं को एक दूसरे के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए जो आपस में तलखी पैदा करे और बीजेपी को हमले करने के अवसर दे। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस और सपा दोनों ही मध्य प्रदेश सहित किसी भी राज्य के चुनाव में किसी तरह की सीट शेयरिंग पर बात नहीं करने जा रहे हैं। जी हाँ, सपा अब मध्य प्रदेश के चुनावों को लेकर गंभीर हो गई है। करीब 33 सीटें ऐसी हैं जहां सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। सूत्रों के अनुसार इस विवाद के बाद सपा अपने प्रत्याशियों की संख्या बढ़ाने जा रही है। दोस्तों, 50 ऐसी सीटें हो सकती है जहां से सपा अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। साथ ही साथ एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जितने भी भक्त लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने वाले हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। श्रद्धालुओं के लिए लाइव दर्शन की सुविधा शुरू हो चुकी है। जी हां, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उपराज्यपाल ने श्रद्धालुओं के लिए लाइव दर्शन की सुविधा शुरू कर डाली। अधिकारियों ने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष सिन्हा ने माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा पर रूपा प्रकाशन द्वारा शक्ति की भक्ति नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने महाअष्टमी के अवसर पर मंदिर का दौरा किया और केंद्र शासित प्रदेश की शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए प्रार्थना की। सिन्हा ने SMVDSB की वेबसाइट पर लाइव दर्शन सुविधा और एक द्विभाषी चैट बॉक्स भी शुरुआत की और श्रद्धालुओं को इसे समर्पित कर दिया। लाइव दर्शन की सुविधा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस खुशखबरी के लिए कमेंट में जय माँ वैष्णो देवी जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी?